हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जाम बैच। दोस्तों, आज के इस वीडियो में देखेंगे DSSB PYQ सीरीज जो हमारी चल रही है, ठीक है। उसके स्टैटिक जीके की हमारी दूसरा सेट है, ठीक है। आज हम सेट नंबर 2 के साथ आपके सामने प्रस्तुत हुए हैं। दोस्तों, हमारी स्टैटिक जीके की सीरीज चल रही है जिसमें हम DSSB के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो आए हुए हैं उनको हम देख रहे हैं, ठीक है। हमारे प्रत्येक सेट में आप देखें, हमारे प्रत्येक सेट में 25 प्रश्न होते हैं, ठीक है। इनको हम विद एक्सप्लेनेशन है, पूरी व्याख्या सहित हम देखते हैं। हमारे इस DSSB PYQ सीरीज का सेट नंबर 1 हमारे चैनल पे आ चुका है, ठीक है। उसको आप देख सकते हैं। ये हमारे इस सीरीज का सेट नंबर 2 है। दोस्तों, जो अगर आप DSSB की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए ये सीरीज बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है। आपको हमारी इस सीरीज़ के साथ बने रहना चाहिए, ठीक है। आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है ये सीरीज़। तो जो सेट 1 आप देख सकते हैं, ठीक है। प्लेलिस्ट बना दी गई है DSSB PYQ सीरीज़ के नाम से। आप उसको हमारे प्लेलिस्ट में जाके चैनल की देख सकते हैं। तो ये हमारे सेट नंबर 2 है। तो दोस्तों, बिना समय गए हम देखते हैं अपने सेट नंबर 2 का पहला प्रश्न। दोस्तों, हमारा पहला प्रश्न हमारा विटीकल्चर को किसकी कृषि और कटाई के रूप में जाना जाता है। दोस्तों, आपको बताना है कि विटीकल्चर को किसकी कृषि और कटाई के रूप में जाना जाता है। दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर होगा अंगूर, ठीक। दोस्तों, अंगूरों की कृषि और कटाई को विटीकल्चर कहा जाता है, ठीक है। क्या कहा जाता है? विटीकल्चर, ठीक। इससे संबंधित जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट बनते हैं हम देखते हैं। देखिए दोस्तों, कृषि विज्ञान की व्यवस्था का जिसके अंदर अंगूरों की खेती, ठीक है, अंगूरों की खेती या कृषि और कटाई का अध्ययन किया जाता है, उसे हम विटीकल्चर कहते हैं, ठीक है। विटीकल्चर में किसका अध्ययन किया जाता है? अंगूरों की खेती का, ठीक है। ये आपको याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट आपके लिए हो जाता है, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। दोस्तों, अगला प्रश्न है हमारा, गुजरात सरकार ने किस फल का नाम बदलकर कमलम रखा जिसका अर्थ संस्कृत में कमल होता है, ठीक है। आपको बताना है गुजरात सरकार ने किस फल का नाम बदलकर कमलम रख दिया है जिसका अर्थ संस्कृत में होता है कमल। दोस्तों, वो फल है ड्रैगन फल, ठीक है, यानी कि ड्रैगन फ्रूट। ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। दोस्तों, ड्रैगन फल का नाम गुजरात सरकार ने बदलकर कमलम रख दिया है, ठीक है। क्या रख दिया है? कमलम, ठीक। ये आपको याद रखना है, ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। इससे संबंधित फैक्ट देखते हैं। देखिए, तो इंपॉर्टेंट फैक्ट जो बनते हैं इस क्वेश्चन के वो बनते हैं, गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने ड्रैगन फ्रूट का नाम बदलकर संस्कृत शब्द कमलम रख दिया है जिसका हिंदी अर्थ कमल होता है। इस फल का नाम इसके फल की पत्ती की तरह दिखने के कारण होता है, ठीक है। और इस फल का मूल स्थान क्या है? दक्षिण और मध्य अमेरिका, ठीक है। याद रखना है आपको, इसका मूल स्थान दक्षिण और मध्य अमेरिका, जहाँ इसे पिटाया या पिठाया कहा जाता है, ठीक है। क्या कहा जाता है? पिटाया या पिठाया कहा जाता है। देखिए, ड्रैगन फ्रूट के अंदर क्या क्या होता है? आयरन, मैग्नीशियम और फाइबर का ये अच्छा स्रोत होता है, ठीक है। किसका? आयरन, मैग्नीशियम और फाइबर का अच्छा स्रोत होता है ड्रैगन फ्रूट। तो ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके आने की संभावना बन सकती है, ठीक है। करंट से रिलेटेड भी ये क्वेश्चन है थोड़ा, और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए, इसको आपको नोट करके रखना है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। दोस्तों, अगला प्रश्न है हमारा, भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची में प्रदत्त संघ सूची में कुल कितनी प्रविष्टियां थी। दोस्तों, आपको बताना है भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची में प्रदत्त संघ सूची में कितनी प्रविष्टियां थी। दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर होगा 97। ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। दोस्तों, 7वीं अनुसूची में प्रदत्त संघ सूची जो थी, ठीक, संघ सूची के अंदर कुल कितनी प्रविष्टियां थी जब संविधान बना था, ठीक है। तो इसकी थी 97 थी टोटल। चलिए इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं इसके। दोस्तों, इंपॉर्टेंट फैक्ट बनते हैं इसके। देखिए, भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची में केंद्र और राज्य सरकार की शक्तियों का बंटवारा किया गया है। इसमें 3 सूचियां हैं, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। देखिए, संघ सूची, हम संघ सूची देखते हैं। इसमें संविधान लागू होने के समय 97 विषय थे, ठीक है। वर्तमान में कितने? 100 विषय हैं। अब राज्य सूची, संविधान लागू होते समय 66 विषय थे, ठीक है। अभी कितने हैं? 61 विषय हैं। और समवर्ती सूची में संविधान लागू होते समय 47 विषय थे, अभी कितने? 52 विषय हैं, ठीक है। दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको याद रखना है। इससे क्वेश्चन, वैसे तो सारे ही क्वेश्चन इसमें इंपॉर्टेंट है, लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो हाईली इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है, जो कि अति महत्वपूर्ण होते हैं, उनके आने की संभावना ज़्यादा रहती है। तो उनको मैं आपको स्टार लगा दूंगा, ठीक है। उसको आप नोट करके रखें अलग से, ठीक है। वैसे तो सारे क्वेश्चन इसके इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, ठीक है, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से कोई ना कोई क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए, अगला प्रश्न है हमारा, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के पहले महानिदेशक कौन थे जिन्हें भारतीय पुरातत्व के पिता के रूप में भी जाना जाता है।
आपको बताना, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के पहले माननीय कौन थे जिन्हें भारतीय पुरातत्व के पिता के रूप में जाना जाता है? दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा अलेक्जेंडर कनिंघम। ठीक है, ऑप्शन बी सॉरी बिल्कुल सही हो जाएगा। अलेक्जेंडर कनिंघम को ही भारतीय पुरातत्व के पिता के रूप में जाना जाता है। देखिए इसके अंदर मेन इंपॉर्टेंट फैक्ट है, भारतीय पुरातत्व के पिता अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है। ठीक है, वह भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के प्रथम महानिदेशक थे और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना कब हुई थी? 1861 में। ठीक, 1861 में होगी, याद रखना है आपको। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण भारत की सांस्कृतिक विरासतों के अनुसंधान और संरक्षण के लिए प्रमुख संगठन है। ठीक है दोस्तों, कब हुई थी भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना? 1861 में। ठीक है, और इसके पहले महानिदेशक थे अलेक्जेंडर कनिंघम, जिन्हें भारतीय पुरातत्व का पिता भी कहा जाता है। दोस्तों हाईली इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, आपको याद रखना है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए, निम्नलिखित में से किस राज्य को मिथिला शैली के चित्रकला के अभ्यास के लिए जाना जाता है? किस राज्य को, अब बताना किस राज्य को मिथिला शैली के चित्रकला के अभ्यास के लिए जाना जाता है? दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा बिहार। ठीक है, बिहार राज्य को मिथिला शैली के चित्रकला के अभ्यास के लिए जाना जाता है। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, याद रखना है मिथिला शैली कहाँ से? बिहार से। चलिए इसके इम्पोर्टेंट फैक्ट देखते हैं दोस्तों। देखिए मिथिला शैली क्या है? मधुबनी पेंटिंग बिहार की एक प्रमुख चित्रकला। ठीक है, मिथिला शैली की मधुबन पेंटिंग बिहार की प्रमुख चित्रकला है। मधुबन पेंटिंग दो तरह की होती है, एक भित्ति चित्र और एक अरिपन या अल्पना। ठीक है, दो प्रकार की होती है। यह कला प्रकृति और पौराणिक कथाओं की तस्वीरों, विवाह और जन्म के चक्र जैसे विभिन्न घटनाओं को चित्रित करती है। किसको चित्रित करती है मिथिला शैली की चित्रकलाएं? मधुबन पेंटिंग प्रकृति और पौराणिक कथाओं की तस्वीरों को, उसके बाद विवाह और जन्म के चक्र, ठीक है, इनको ये प्रस्तुत करती है। आपको याद रखना है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, बैंकों द्वारा जमाकर्ताओं को दी जाने वाली ब्याज दर उधारकर्ताओं से बैंकों द्वारा वसूल की गई दर से कम है। इन दो प्रकार की ब्याज दरों के बीच के अंतर को क्या कहा जाता है? आपको बताना है कि बैंकों द्वारा जमाकर्ताओं को दी जाने वाली ब्याज दर और उधारकर्ताओं से बैंकों द्वारा वसूल की गई दर से कम हो तो इन दो प्रकार की दरों का जो अंतर होगा, ठीक है, वो क्या होगा? तो वो होगा स्प्रेड। ठीक है, जब बैंकों द्वारा जमाकर्ताओं को दी जाने वाली ब्याज दर और उधारकर्ताओं से बैंकों द्वारा वसूल की जाने वाली दर से कम होती है ना, तो उसको हम स्प्रेड कहते हैं। क्या कहते हैं? स्प्रेड कहते हैं। चलिए इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं। देखिए, किसी वित्तीय संस्था द्वारा जमाकर्ताओं को दिया गया ब्याज दर व उधारकर्ताओं से लिए गए ब्याज दर के अंतर को स्प्रेड कहते हैं। क्या कहते हैं? आपको याद रखना, स्प्रेड कहते हैं। इनका जो अंतर होगा ना, अंतर डिफरेंस, उसको हम स्प्रेड कहेंगे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है हमारा, कॉमनवेल्थ ऑफ क्रिकेट निम्नलिखित में से किस लेखक द्वारा लिखी गई पुस्तक है? दोस्तों आपको बताना है कॉमनवेल्थ ऑफ क्रिकेट ये किस लेखक की पुस्तक है? दोस्तों ये है रामचंद्र गुहा जी की पुस्तक। ठीक है, ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। किसकी बुक है कॉमनवेल्थ ऑफ क्रिकेट? ये बुक है रामचंद्र गुहा जी की। ठीक है, इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं दोस्तों। देखिए, कॉमनवेल्थ ऑफ क्रिकेट रामचंद्र गुहा की पुस्तक है। इनकी अन्य पुस्तकें भी हम देख लेते हैं। देखिए, इंडिया आफ्टर गांधी, गांधी बिफोर इंडिया और द चिपको मूवमेंट, ये तीनों भी इन्हीं की है। कौन कौन सी? कॉमनवेल्थ ऑफ क्रिकेट, इंडिया आफ्टर गांधी, गांधी बिफोर इंडिया और द चिपको मूवमेंट, ये सब किन की है? ये है रामचंद्र गुहा की बुक्स। ठीक है, ये इन्होंने ये किताबें लिखी है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए, 1857 के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? आपको बताना है कि 1857 का जो विद्रोह हुआ था उस समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा, शायद आपको पता भी होगा, लॉर्ड कैनिंग। ठीक है, लॉर्ड कैनिंग, ऑप्शन सी बिल्कुल सही होगा। लॉर्ड कैनिंग 1857 का जो विद्रोह हुआ था, ठीक है, उसमें भारत के गवर्नर जनरल थे। ठीक है, भारत के गवर्नर जनरल थे, याद रखना है आपको। चलिए इसके फैक्ट देखते हैं। देखिए दोस्तों, 10 मई 1857 को मंगल पांडे व मेरठ के विद्रोही सिपाहियों ने अंग्रेजों के विरुद्ध साझा विद्रोह कर दिया था, जिसे भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा जाता है। ठीक है, 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल चार्ल्स जॉन कैनिंग, ठीक है, जिनको लॉर्ड कैनिंग के नाम से जाना जाता थे, ये 1858 में भारत के प्रथम वायसराय भी बने। ठीक है, 1857 में ये गवर्नर जनरल थे और भारत के प्रथम वायसराय भी लॉर्ड कैनिंग ही बने थे। ठीक है, ये आपको याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। जैसे अगला प्रश्न है,
5G नेटवर्क के संचालन का प्रदर्शन करने वाली भारत की पहली दूरसंचार कंपनी कौन सी बनी है? आपको बताना है 5G नेटवर्क के संचालन प्रदर्शन करने वाली भारत की पहली दूरसंचार कंपनी के बारे में पूछा, आपको बताना है दोस्तों। इसका उत्तर होगा भारती एयरटेल। ठीक है, ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। भारती एयरटेल पहली कंपनी है जो कि 5G नेटवर्क का संचालन और प्रदर्शन किया है जिसने। ठीक है, पहली दूरसंचार कंपनी बनी है। चलिए इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं। देखिए इस साल की शुरुआत में भारती एयरटेल ने हैदराबाद में, ठीक है, हैदराबाद में कमर्शियल नेटवर्क और 5G का प्रदर्शन करने वाली भारत की पहली कंपनी बन गई है। 5G नेटवर्क को सफल बनाने में एयरटेल ने एरिक्सन के साथ मिलकर काम किया है। ठीक, भारती एयरटेल ने कहाँ पे किया है ये 5G का अपना वो ट्रायल? ये किया हैदराबाद में। ठीक है, याद रखना है आपको 5G। ठीक है, एयरटेल और हैदराबाद, ये तीन चीज़ आपको याद रखनी है बस। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत संसद के समक्ष प्रत्येक वित्तीय वर्ष के संबंध में सरकार की अनुमानित प्राप्तियों और विवरण का व्यय का विवरण प्रस्तुत करने का प्रावधान है? आपको बताना है संविधान के किस अनुच्छेद के तहत संसद के समक्ष प्रत्येक वित्तीय वर्ष के संबंध में सरकार की अनुमानित प्राप्तियों और व्यय का विवरण प्रस्तुत करने का प्रावधान है? दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा अनुच्छेद 112। ठीक, ऑप्शन सही हो जाएगा। अनुच्छेद 112 के तहत ही प्रत्येक वित्तीय वर्ष के संबंध में सरकार की अनुमानित प्राप्ति और व्यय का विवरण प्रस्तुत करने का प्रावधान किया गया है। ठीक है, देखिए राष्ट्रपति अनुच्छेद 112 के तहत प्रत्येक वित्तीय वर्ष में संसद के दोनों सदनों के सम्मुख सरकार की उस वर्ष के लिए आय एवं व्यय का विवरण प्रस्तुत करवाता है, जिसे वार्षिक वित्तीय विवरण कहते हैं। ठीक है, जिससे प्रत्येक वर्ष फरवरी के पहले कार्य दिवस को भारत के वित्त मंत्री द्वारा संसद में पेश किया जाता है। ठीक, आपको याद रखना वार्षिक वित्तीय विवरण अनुच्छेद 112। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए शब्द जो थे समाजवादी और पंथ निरपेक्ष। ठीक है, समाजवादी पंथ निरपेक्ष को किस संशोधन के माध्यम से प्रस्तावना में जोड़ा गया था? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा 42वें संविधान संशोधन 1976, 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 के द्वारा समाजवादी और पंथ निरपेक्ष शब्द को जोड़ा गया था। ऑप्शन डी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों इस प्रश्न का व्याख्या देख लेते हैं हम। इंपोर्टेंट फैक्ट, भारतीय संविधान का 42वां संशोधन 1976 जो था वो स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर किया गया था। ठीक है, संविधान में समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और राष्ट्र की अखंडता शब्द जोड़े गए थे। ठीक है, संविधान की प्रस्तावना में अब तक केवल एक बार संशोधन किए गए। कब किया गया? 42वें संविधान संशोधन 1976 में। संशोधन कब हुआ? 1976 में। और ये कौन सा था? ये था 42वां। ठीक, ये आपको हाईली इंपॉर्टेंट याद रखना है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए अगला प्रश्न हमारा, काल सूबाई निम्नलिखित में से किस राज्य की सर्वोच्च चोटी है? आपको बताना काल सूबाई किस राज्य की सर्वोच्च चोटी है? दोस्तों ये है महाराष्ट्र की। ठीक है, ऑप्शन बी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। काल सूबाई महाराष्ट्र राज्य में। कहाँ पे है? महाराष्ट्र में। इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं। दोस्तों काल सूबाई पश्चिमी घाट पर्वत की एक चोटी है जो महाराष्ट्र राज्य में है। ठीक है, पश्चिमी घाट की चोटी है और ये महाराष्ट्र में है। यह महाराष्ट्र की सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है, काल सूबाई महाराष्ट्र की सबसे ऊंची चोटी है। पश्चिमी घाट ताप्ती नदी से लेकर कन्याकुमारी तक भारत के 6 राज्यों जैसे कि तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल, गोवा, महाराष्ट्र और गुजरात तक फैला हुआ है। कितने राज्यों में फैला हुआ? 6 राज्यों में पश्चिमी घाट जो है। ठीक है, देखिए भारत का ये जो ये वाला हिस्सा है ना, ये कह रहा है ये पश्चिमी घाट का एरिया है। ठीक है, ये पश्चिमी घाट का एरिया है। 6 राज्यों में ये है, तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल, गोवा, महाराष्ट्र और गुजरात। ठीक है, ये आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट आपके लिए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। दोस्तों अगला है, मध्य प्रदेश के निम्नलिखित नृत्य रूपों में से किसे फसल नृत्य के रूप में जाना जाता है? फसल नृत्य के रूप में किसे जाना जाता है? दोस्तों ये है जावरा। ठीक है, ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। मध्य प्रदेश का जावरा नृत्य है जिसे फसल नृत्य के रूप में जाना जाता है। ठीक है, इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं। दोस्तों इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या है? मध्य प्रदेश के जावरा नृत्य को फसल नृत्य के रूप में जाना जाता है। ठीक, मध्य प्रदेश के अन्य नृत्य देख लेते हैं। मटकी, नाच, फूलपति, अखाड़ा, ये सारे इंपॉर्टेंट जो वो है नृत्य हैं मध्य प्रदेश के। देखिए जावरा नृत्य जो है वो गरासिया जनजाति से संबंधित है। जावरा किससे संबंधित है? गरासिया जनजाति से। और ये है कहाँ का? ये है
मध्य प्रदेश यानी कि MP राज्य का। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, इसको कहते हैं फसल नृत्य। ठीक है, तो सही इंपॉर्टेंट है आपके लिए नृत्य और मतलब नृत्य वगैरह या वाद्य यंत्र इस टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं वो आते रहते हैं। तो आपको याद रखना है जावरा नृत्य मध्य प्रदेश का है। ठीक है, बाकी नृत्य हैं इसके हैं मटकी नाच फूलपति अखाड़ा। ठीक, और ये ग्रासीय जनजाति से संबंधित है, मध्य प्रदेश का एक नृत्य है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है क्लोरोफिल्सी। ठीक है, क्लोरोफिल्सी के सदस्यों को आमतौर पर निम्नलिखित में से कौन सा शैवाल कहते हैं। दोस्तों क्लोरोफिल्सी के सदस्यों को आमतौर पर हम कहते हैं हरा शैवाल। ठीक है, क्या कहते हैं, ग्रीन शैवाल, हरा शैवाल यानी ग्रीन एल्गी। ठीक है, याद रखना है आपको। देखिए इससे इंपॉर्टेंट फैक्ट हमारे कौन कौन से हैं, ये है क्लोरोफाइसी के सदस्यों को आमतौर पर हरा शैवाल कहा जाता है। ठीक है, इन्हें समुद्री घासपात भी कहा जाता है। और शैवाल, देखिए शैवाल की जो कोशिका भित्ति होती है वो सेलुलोज और पैक्टोस की बनी होती है। किसकी, सेलुलोज और पैक्टोस की बनी होती है। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है आपके लिए। ठीक, तो आपको याद रखना है क्लोरोफाइसी जो है हरा शैवाल को कहा जाता है। अगर ये क्वेश्चन आएगा तो आपको गलत बिल्कुल भी नहीं करना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है हमारा ऊर्जा की इकाई SI इकाई क्या है। ठीक है, ऊर्जा की SI इकाई क्या है दोस्तों, ऊर्जा की एक SI इकाई है जूल। ऑप्शन डी बिल्कुल सही इसको हो जाएगा। दोस्तों SI इकाई वगैरह से क्वेश्चन आते रहते हैं ना, तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। पिछले वीडियो में भी आपको बताया था। ठीक है, चलिए अगर इसकी जो सारी इकाइयाँ हम देख लेते हैं जो जो है। देखिए मोल है पदार्थ, न्यूटन बल, एम्पियर विद्युत धारा और जूल है ऊर्जा की। ठीक है, ये सारी ये मापन है और ये राशियाँ हैं। ठीक है, आपको याद रखना है, आपको ये नोट करके रखना है, आपके लिए हाईली इंपॉर्टेंट होता है। क्योंकि मोल पदार्थ की इकाई, न्यूटन बल, एम्पियर विद्युत धारा, जूल ऊर्जा। ठीक, चलिए अगला देखते हैं। देखिए निम्नलिखित में से किस मृदा को ऊसर मृदा के नाम से जाना जाता है। किस मृदा को ऊसर मृदा के नाम से जाना जाता है, ये आपको बताना है दोस्तों। लवणीय ऊर्जा जो होती है, सलाइन सॉइल जो होती है, उसको ऊर्जा ऊसर मृदा कहा जाता है, यानी कि बैरन सॉइल। ठीक, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला देखते हैं और इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट है लवणीय मृदा को ऊसर मृदा के नाम से भी जाना जाता है। इस मृदा में देखिए सोडियम मैग्नीशियम तथा पोटेशियम की अधिकता होती है। क्या, सोडियम मैग्नीशियम और पोटेशियम की अधिकता होती है। इस मिट्टी का pH मान 8.5 से ज़्यादा होता है। ठीक, और ऐसी भूमि में गर्मियों के दिनों में ऊपरी सतह पर सफ़ेद परत बन जाती है जो प्राय सोडियम कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट के लवण होते हैं। ठीक है, मतलब गर्मियों में जो इस मृदा पे जो सफ़ेद परत होती है वो होती है सोडियम कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट की। ठीक है, कृषि की दृष्टि से भूमि जो होती है ना, ये सॉइल जो होती है वो अनुपजाऊ होती है, मतलब इसमें आप फसल अच्छी होती नहीं है। ये बहुत ही ऊसर मृदा के नाम से ही आपको पता लगता है। ठीक है, लवणीय मृदा यानी कि जहाँ पे ज़्यादा लवण होंगे वहाँ पे खेती अच्छे से नहीं हो पाएगी। तो आपको ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट याद रखने हैं। ठीक है, क्वेश्चन का आंसर तो याद रखना ही है, लेकिन इंपॉर्टेंट फैक्ट जो है ये भी याद रखने हैं। दोस्तों ये क्वेश्चन तो आपको 25 मिलेंगे, लेकिन इनसे जो संबंधित फैक्ट है, इंपॉर्टेंट फैक्ट जो होते हैं उसको मिला के बहुत सारे क्वेश्चन बन जाते हैं। ठीक है, तो आपको ये सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट भी याद रखने हैं क्वेश्चन के आंसर के साथ साथ। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों बौद्धों द्वारा निर्मित कन्हेरी गुफाएं किस राज्य में है। आपको बताना कन्हेरी गुफाएं किस राज्य में। दोस्तों कन्हेरी गुफाएं जो है वो महाराष्ट्र राज्य में। ठीक है, ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। कन्हेरी गुफा कहाँ है, ये है महाराष्ट्र राज्य में, आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं। देखिए बौद्धों द्वारा निर्मित कन्हेरी गुफाएं जो हैं वो है महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। कन्हेरी गुफाओं का निर्माण 3वीं सदी ईसा पूर्व माना जाता है। यह पहाड़ कर तराश कर बनाए गए 109 गुफाएं हैं। कितनी गुफाएं हैं टोटल, 109 गुफाओं का निर्माण किया गया है। कन्हेरी गुफाएं संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान के परिसर में है। ठीक है, आपको याद रखना है कन्हेरी गुफाएं जो कहाँ है, यह संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान के परिसर में स्थित है। ठीक, और यह है कहाँ, यह है महाराष्ट्र में। किससे संबंधित है, ये बौद्धों से संबंधित है। ठीक, कन्हेरी गुफाएं बौद्धों से संबंधित है, ये आपको याद रखना है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तो अगला प्रश्न हमारा निम्नलिखित वेदों में कौन युद्ध से संबंधित, आपको बताना युद्ध से संबंधित कौन है। दोस्तों युद्ध से संबंधित है धनुर्वेद। ठीक, धनुर्वेद ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए धनुर्वेद से आपको धनुर्वेद में मतलब धनुर्वेद में धनुष, जैसे धनुष बोलते हैं ना, धनुष किस लिए यूज होता है। धनुष जैसे भगवान राम ने जब रावण का वध किया किससे किया था, अपने धनुष से बाण चलाकर। ठीक है, इसको मारा था। तो इसके अंदर धनु आ रहा है ना, तो आप समझ जाएं धनु से धनुष, और ये युद्ध से संबंधित है। ठीक है, इस तरीके से आप इसको याद रख सकते हैं। चलिए इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं दोस्तों।
धनुर्वेद युद्ध से संबंधित है, यह यजुर्वेद का उपवेद है। ठीक, यजुर्वेद का उपवेद है, इसके अंतर्गत धनुर्विद्या या सैन्य विज्ञान आता है। ठीक है, इसके अंदर धनुर्विद्या हम सीखते हैं। आयुर्वेद जो है वो ऋग्वेद का उपवेद है और शिल्पवेद अथर्ववेद का उपवेद है। ठीक है, याद रखना है। धनुर्वेद यजुर्वेद ये इनके उपवेद हैं। ठीक है, और आयुर्वेद ऋग्वेद का उपवेद है, शिल्पवेद अथर्ववेद का उपवेद है। ये आपको याद रखना, हाईली इंपॉर्टेंट आ जाता है आपके लिए। ठीक है, वेदों से संबंधित जो क्वेश्चन है वो आ सकते हैं और इनसे इनके जो उपवेद हैं। ठीक है, हर ऋग्वेद का एक मतलब हर वेद का एक उपवेद होता है, तो आपको याद रखने हैं कौन कौन से किस किस का उपवेद है। ठीक है, जैसे धनुर्वेद युद्ध से संबंधित है, ये यजुर्वेद का उपवेद है। आयुर्वेद जो चिकित्सा वगैरह संबंधित है, ये ऋग्वेद का उपवेद है। और शिल्पवेद अथर्ववेद का उपवेद है। ठीक, ये आपको याद रखना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तो अगला प्रश्न है हमारा, एक महिला द्वारा अध्यक्षता की जाने वाली भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन किस वर्ष आयोजित किया गया था। तो आपको बताना, एक महिला द्वारा अध्यक्षता की जाने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन किस वर्ष आयोजित किया गया था। तो ये किया गया था वर्ष 1917 में। ठीक है, ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन डी 117 बिल्कुल सही हो जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन जिसकी मतलब अध्यक्षता एक महिला द्वारा की गई थी। ठीक है, वैसे इंपॉर्टेंट फैक्ट है, एक महिला द्वारा अध्यक्षता की जाने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन 1917 का अधिवेशन था जिसके अध्यक्ष एनी बेसेंट थी। ठीक है, पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? एनी बेसेंट थी कांग्रेस की। वर्ष 1925 के कानपुर अधिवेशन में सरोजिनी नायडू अध्यक्ष बनी, जो कि प्रथम भारतीय महिला थी। देखिए, पहली महिला थी एनी बेसेंट कांग्रेस की। ठीक है, कौन से अधिवेशन में अध्यक्ष की थी? 1917 में। ठीक है, और पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? वो थी सरोजिनी नायडू। इन्होंने कब की थी? 1925 में अध्यक्षता की थी। पहली भारतीय, अगर क्वेश्चन आता है ना आपसे कि पहली महिला अध्यक्ष कांग्रेस की, आप लगाना है एनी बेसेंट, बिना कुछ सोचे समझे एनी बेसेंट लगाना। अगर पूछते पहली भारतीय महिला कौन थी कांग्रेस की जो अध्यक्ष बनी थी, वो थी सरोजिनी नायडू। ठीक है, ये अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन आता रहा है और ये भी DSSB में आया हुआ है, तो इसके रिपीट होने के चांसेस हो सकते हैं, तो आपको इंपॉर्टेंट फैक्ट भी याद रखने हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है ना, निम्न में से कौन सा लोक संगीत सेवा के गोहन कैथोलिक के बीच विकसित हुआ? ठीक है, कौन सा हुआ था दोस्तों? हुआ था मांडो। ऑप्शन सी बिल्कुल सही होगा। इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं तो आपको अच्छे समझ में आएगा। देखिए, मांडो लोक संगीत गोवा के गोहन कैथोलिक के बीच विकसित हुआ था। मांडो एक लोकगीत है। क्या है मांडो? मांडो एक लोकगीत है जब पुरुष और महिलाएं गीतों के लिए एक नकली इश्कबाजी को दोहराते हैं जो प्यार की इच्छा और अस्वीकृति को व्यक्त करते हैं। ठीक है, वो प्यार की इच्छा और अस्वीकृति को क्या कहते हैं? ये एक नकली इश्कबाजी होती है। ठीक है, इसको क्या कहते हैं? मांडो। ठीक है, मांडो कहते हैं। ठीक है, इसमें रूठना मनाना टाइप चीज़ें होती होंगी। ठीक, मांडो को ईसाइयों द्वारा शादियों और दावतों जैसे पारिवारिक समारोह में गाया जाता है। ठीक है, मांडो किसके द्वारा गाया जाता है? ईसाई कम्युनिटी जो होती है ना, ईसाइयों के द्वारा शादियों और दावतों में पारिवारिक समूह में ये गाया जाता है, समारोह में ये गाया जाता है। ठीक है, गोवा के अन्य लोकप्रिय नृत्य हम देख लेते हैं। द डेलो, दिवाली नाच, घोड़े मोदनी, गोफई से देखनी नृत्य। ठीक है, ये सारे नृत्य आपको देखने हैं, ये सारे गोवा से संबंधित है। और मांडो आपको बताई दिया, ये नकली इश्कबाजी इसमें की जाती है पुरुष और महिलाओं के द्वारा गीतों के लिए। ठीक है, पोवाड़ा जो है ना, पोवाड़ा महाराष्ट्र का और मांड राजस्थान का प्रसिद्ध लोक गायन है। ये भी आप याद रखते हैं। देखिए, मांडो तो गोवा का हो गया और पोवाड़ा महाराष्ट्र का और मांड जो है वो राजस्थान का। ठीक है, ये सारे आपको याद रखने, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से किसे पौराणिक नदी के नाम से जाना जाता है? देखिए, पौराणिक नदी के नाम से किसे जाना जाता है दोस्तों? ये है हमारी पौराणिक नदी हो गई सिंधु नदी। ठीक, सिंधु नदी को पौराणिक नदी के नाम से भी जाना जाता है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही होगा। देखिए, सिंधु नदी को पौराणिक नदी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, ऋग्वेद में लगभग 25 नदियों का उल्लेख है जिसमें सबसे अधिक बार सिंधु नदी का वर्णन किया गया है। देखिए, यमुना नदी जो है उसका 3 बार और गंगा नदी का 1 बार उल्लेख हुआ है। ठीक है, कहाँ पे? ऋग्वेद में। ठीक, देखिए, सरस्वती जो है वो ऋग्वेद की सबसे पवित्र नदी मानी जाती है। सबसे अधिक बार सिंधु नदी का उल्लेख हुआ है, लेकिन सबसे पवित्र नदी सरस्वती मानी जाती है। ठीक है, जिसको नदीत्मा यानी कि नदियों की माता भी कहा जाता है। सरस्वती जो अब राजस्थान के रेगिस्तान में विलीन हो गई है, इसकी जगह घग्गर नदी बहती है। ठीक है, सरस्वती नदी अब कहाँ विलीन हो गई है? राजस्थान के रेगिस्तान में ये विलीन हो चुकी है, जिसकी जगह अब घग्गर नदी बहती है। देखिए, ऋग्वेद में सबसे अधिक बार
उल्लेख हुआ है सिंधु नदी का, और लेकिन सबसे पवित्र नदी मानी जाती है सरस्वती, ठीक है, जिसको नदीत्मा भी कहते हैं, यानी कि नदियों की माता। और सरस्वती नदी अब राजस्थान के रेगिस्तान में विलीन हो चुकी है, जिसके बदले घग्गर नदी बहती है। ये सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं, ठीक है, ये आपको याद रखने हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम। देखिए, निम्नलिखित में से किसने राजस्थान के विजय स्तंभ का निर्माण करवाया था? किसने राजस्थान के विजय स्तंभ का निर्माण करवाया था? दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर होगा महाराणा कुंभा, ठीक है, महाराणा कुंभा ने विजय स्तंभ का निर्माण करवाया था। ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक, ये आपको याद रखना है। देखिए, इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट है, राजस्थान के विजय स्तंभ का निर्माण महाराणा कुंभा ने करवाया था। यह राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में स्थित है, ठीक है, चित्तौड़गढ़ में स्थित है क्या विजय स्तंभ। राणा कुंभा ने मालवा एवं गुजरात की विजय के समारोह में सन 1440 से 1448 के मध्य इसका निर्माण करवाया। यह 9 मंजिला विजय स्तंभ भारतीय स्थापत्य कला की बारीक और सुंदर कारीगरी का नमूना है, ठीक है। देखिए, विजय स्तंभ है कहाँ? यह है चित्तौड़गढ़ में। बनवाया किसने था? महाराणा कुंभा ने, ठीक है। किसके उपलक्ष्य में बनवाया था? मालवा और गुजरात की विजय के उपलक्ष्य में बनवाया था। कब बनवाया था? 1440 से 1448 के मध्य बनवाया था। कितने मंजिला है ये? यह है 9 मंजिला, ठीक। विजय स्तंभ जो है वो 9 मंजिला है, ठीक। विजय स्तंभ इसकी 9 मंजिला है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। दोस्तों, इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये सारे, मतलब जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको दिए गए ना क्वेश्चन के बाद, ये आपको याद रखना है। ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन का आंसर याद होगा और बस निकल गए, ऐसा नहीं है। आपको ये फैक्ट भी याद रखना है, इससे आपको बहुत ज़्यादा, मतलब 25 क्वेश्चन के साथ साथ आपको बहुत सारे फैक्ट जानने को मिल रहे हैं, ठीक है। तो इसीलिए दोस्तों, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, ठीक है, अपने दोस्तों के साथ। दोस्तों, वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है, ठीक है, बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है आपके लिए, और फ्री में हम ये वीडियो आपको प्रोवाइड कराते हैं। तो आपका मतलब आपसे ये उम्मीद है कि बस इसको लाइक और शेयर कर दें। ज़्यादा आपसे कुछ नहीं मांग रहे हैं, सिर्फ इतना कि लाइक और शेयर इसको कर दें, तो आपके मतलब आपके लिए और भी हम ऐसी वीडियोस लेके आते रहेंगे, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। ये है कि निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान पश्चिम बंगाल में स्थित नहीं है? आपको बताना है कोश इनमें से, ठीक है, इनमें से कौन सा जो राष्ट्रीय उद्यान है पश्चिम बंगाल में नहीं? दोस्तों, ये है कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, ऑप्शन बी बिल्कुल सही होगा। ये है एमपी में, ठीक है। बाकी जो ये हैं, बाकी तीनों जो है ना, जल्दापड़ा राष्ट्रीय उद्यान, गोरुमारा राष्ट्रीय उद्यान और बुक्सर टाइगर रिजर्व, ये सब पश्चिम बंगाल में है। बाकी कान्हा जो है वो एमपी में है। देखिए, इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं, ये सारे वही हैं जो मैंने बताया आपको। देखिए, जल्दापाड़ा पश्चिम बंगाल, गोरुमारा राष्ट्रीय उद्यान पश्चिम बंगाल, बुक्सर टाइगर रिजर्व पश्चिम बंगाल, जो कान्हा है ना, यही एमपी में है, ठीक है। बाकी ये तीनों जो हैं ये पश्चिम बंगाल में है, आपको याद रखना है दोस्तों। राष्ट्रीय उद्यानों वगैरह से क्वेश्चन आते रहते हैं, याद रखें इसको आप, ठीक है, नोट करके चलें। देखिए, अगला प्रश्न हमारा वस्तु एवं सेवा कर, यानी कि जीएसटी जो होता है, ठीक है, वस्तु एवं सेवा कर यानी जीएसटी भारत में किस वर्ष पेश किया गया था? गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स जो था वो किस वर्ष पेश किया था दोस्तों? 2017 में पेश किया था। ऑप्शन सी बिल्कुल सही होगा। कब? 2017 में ये पेश किया गया था, ठीक है, जीएसटी। चलिए इंपोर्टेंट फैक्ट देखते हैं इससे। देखिए, वस्तु एवं सेवा कर यानी कि जीएसटी भारत में 2017 में पेश किया गया था। यह 1 जुलाई 2017 से लागू एक महत्वपूर्ण अप्रत्यक्ष कर व्यवस्था है, ठीक है। कब से लागू है याद रखना है आपको, डेट या आ सकती है डेट भी, 1 जुलाई 2017। देखिए कब है जीएसटी की डेट? 1 जुलाई 2017, ये इंपोर्टेंट डेट है, आपको याद रखनी है। ये इनडायरेक्ट टैक्स है, ठीक है, इनडायरेक्ट टैक्स। देखिए, टैक्सेस दो तरह के होते हैं, एक प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष। ये जो है अप्रत्यक्ष प्रकार का, अब जैसे प्रत्यक्ष होता है वो होता है जैसे इनकम टैक्स है, ठीक है, इनकम टैक्स है वो डायरेक्ट टैक्स होता है, ठीक है। और जो जीएसटी है ये इनडायरेक्ट है। ये होता है इनकम टैक्स डायरेक्ट, ठीक है, ये प्रत्यक्ष होता है, और ये है अप्रत्यक्ष, यह आपको याद रखना है। देखिए, जीएसटी अपनाने का सुझाव विजय केलकर समिति द्वारा विजय केलकर समिति बनाई गई थी 2002 में, ठीक है, उसके द्वारा जो सुझाव दिया गया था, जिसकी वजह से जीएसटी को मतलब प्रस्ताव लाया और उसके बाद इसको एक कानून बना के लागू किया गया। देखिए, जीएसटी काउंसिल में 5 तरह के कर निर्धारित हैं। कौन कौन से? देखिए, 0%, 5%, 12%, 18% और 28%। दोस्तों, ये जो 5% का टैक्स है, कभी भी वो जीएसटी काउंसिल कर सकती है, इसमें परिवर्तन कर सकती है, चाहे तो घटा बढ़ा सकती है। चलिए दोस्तों, जीएसटी से इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन है। 1 जुलाई 2017 की डेट आपको याद रखनी है जब ये लागू किया गया था। और 21 समिति सिफारिश पर लागू किया गया था? विजय केलकर समिति 2002 के
सिफारिश पर ये लागू किया गया था। और ये किस प्रकार का कर है, ये अप्रत्यक्ष कर है। ठीक, ये आपको फैक्ट याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो सर निम्नलिखित में कौन सी खरीफ की फसल का उदाहरण है? निम्नलिखित में से कौन खरीफ की फसल का उदाहरण है? दोस्तों दो तरह की फसलें होती हैं, रबी की फसल और खरीफ की फसल। तो आपसे पूछा है कि खरीफ की फसल का उदाहरण कौन सा है? दोस्तों खरीफ की फसल का उदाहरण जो है वो है मक्का। ठीक है, मक्का यानी कि मेज। ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, मक्का जो है खरीफ की फसल का उदाहरण है। देखिए कौन कौन सी फसलें हैं। देखिए रबी की फसल कौन सी है? गेहूं, जौ, चना, सरसों, मटर, मसूर, आलू, राई। ठीक, खरीफ की फसलें हैं धान, बाजरा, मक्का, कपास, मूंगफली, गन्ना। और जायद की फसलें हैं तरबूज, खरबूज, ककड़ी, लौकी, खीरा। ठीक है, ये सारी फसलें आपको याद रखनी है। ठीक है दोस्तों, इनको हम ट्रिक से भी याद कर सकते हैं। उसके लिए हम अपने चैनल पे वीडियो लेके आएंगे। ठीक है, तो आप वीडियो के साथ बने रहें। इसके लिए हम ट्रिक की वीडियो भी लेके आएंगे। कुछ ट्रिक के वीडियो पे हमारे चैनल पे पड़े हुए हैं, उन्हें प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं। और ये जो फसलें हैं ना, रबी की फसल, खरीफ की फसल, जायद की फसल, इनके लिए भी एक ट्रिक हम लेके आएंगे। इसमें एक ही ट्रिक में आपको सारी की सारी फसलें याद हो जाएंगी। तो दोस्तों हमारे चैनल के साथ बने रहें और वीडियो हमारा जो भी हमारे लेटेस्ट वीडियो होते हैं उसके लिए नोटिफिकेशन बेल पे क्लिक कर लें, ताकि वो लेटेस्ट जो हमारे वीडियो होंगे उसकी आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी जब भी ये ट्रिक का वीडियो अपलोड किया जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों ये हमारा क्वेश्चन था। अब हम अपना 25वां प्रश्न देखेंगे। दोस्तों ये हमारे इस वीडियो का आखिरी प्रश्न होगा। ठीक है, 25%। निम्नलिखित में से किस राज्य को भारत ऑर्किड राज्य कहा जाता है? भारत का ऑर्किड राज्य कहा जाता है। इंडियाज ऑर्किड स्टेट। ठीक है, ये है अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अरुणाचल प्रदेश को भारत ऑर्किड राज्य के नाम से जाना जाता है। देखिए इससे हम संबंधित फैक्ट देख लेते हैं। देखिए अरुणाचल प्रदेश को भारत का ऑर्किड राज्य के रूप में जाना जाता है। देखिए ऑर्किड प्रजातियों की सबसे अधिक संख्या अरुणाचल प्रदेश में 612, सिक्किम में 560, पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग हिमालय में 479। ठीक है, 479 पाई गई है। देखिए अरुणाचल प्रदेश भारत का एक उत्तर पूर्वी राज्य है और अरुणाचल का हिंदी अर्थ है उगते सूर्य का पर्वत। ठीक है दोस्तों, ऑर्किड होता क्या है? ऑर्किड मतलब पौधों का वो समूह है जिसके जो फूल होते हैं ना, ऑर्किड समूह की प्रजातियां जो होती हैं, इनके जो फूल होते हैं पौधों की, वो बहुत ही सुंदर और सुगंधित होते हैं। ठीक है, बहुत ही सुंदर और सुगंधित होते हैं और सबसे ज़्यादा ये हमारे अरुणाचल प्रदेश में पाए जाते हैं, इसीलिए भारत का ऑर्किड राज्य इसको कहा जाता है। ठीक है, तो ये दोस्तों हमारे 25% थे। ठीक है, 25% थे हमारे जो हमने देखे विद एक्सप्लेनेशन, उसमें सारे व्याख्या देखी। ठीक है, तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और अपने लाइक और शेयर जरूर करें दोस्तों। लाइक और शेयर की वजह से ये चैनल चल पाएगा, नहीं तो बड़ा मुश्किल हो जाता है। अगर लाइक और शेयर ही नहीं होंगे तो फिर एक मोटिवेशन बन नहीं पाएगा। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें ताकि हमारी सीरीज़ आगे भी चलती रहे। दोस्तों ये हमारी DSSB PYQ सीरीज़ का ये सेकंड वीडियो था। अब हम थर्ड वीडियो के साथ आपके सामने प्रस्तुत होंगे। तो दोस्तों वीडियो पसंद आया तो जरूर इसको लाइक कर दें और अपने दोस्तों के साथ अपने व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप में इसको हम शेयर भी कर सकते हैं। दोस्तों अगर आप इस वीडियो की इस वीडियो की जो PDF बनेगी, ठीक है, वो अगर चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल पे भी जाके इसको डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, वहाँ पे ये अपलोड कर दी गई है। तो चलिए दोस्तों ये हमारा वीडियो था, सेकंड वीडियो, और अब थर्ड वीडियो के साथ फिर आपके सामने प्रस्तुत हो गए। तब तक के लिए धन्यवाद।